तुम लाइव हो? हाँ, आवाज़ देखना मेरी। दोस्तों, मैं आप सबका मित्र शहनशाह आलम आज हाजिर हूँ और मुझे खुशी है कि दानिश भाई ने आज मुझे मौका दिया है और कविता पाठ का मौका है। शुक्रिया। दानिश भाई ने और साथियों ने स्वागत शुरू कर दिया है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। और चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि साथी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे आवाज़ तो उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सभी ठीक ठाक पहुंच रही होगी। तो मुझे लगता है कि 9 बज गए हैं और 9 बजे का समय दानिश भाई ने दिया था। का पाठ शुरू करता हूं। शुक्रिया खुर्शीद भाई, शुक्रिया, और जो साथी हैं सबका शुक्रिया। आवाज़ बढ़ाइए, साउंड पूरा बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए, साउंड। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। मैं आप सबके समक्ष अपनी पहली कविता, जिसका शीर्षक है जिसका देखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी यह कविता आपको पसंद है। अब तक 6 साथी लाइव जुड़े हैं और अयान खान साहब भी जुड़ गए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, शुक्रिया। और मेरी कविता है, शीर्षक है नींद। मेरी जान तुम्हारी नींद में बिखरे हुए रंग, मेरी जान तुम्हारी नींद में बिखरे हुए रंग अंतरिक्ष को रंगते हैं, आकाश गंगा को रंगते हैं और मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी को भी। मेरी जान तुम्हारी नींद में बिखरे हुए रंग अंतरिक्ष को रंगते हैं, आकाश गंगा को रंगते हैं। हर सिंगार का पेड़ मुंतजिर खड़ा दिखाई देता है, हर सिंगार का पेड़ मुंतजिर खड़ा दिखाई देता है, अपने फूल को तुम्हारे जूड़े का हिस्सा बनने का। हर सिंगार का पेड़ मुंतजिर खड़ा दिखाई देता है, अपने फूल को तुम्हारे जूड़े का हिस्सा बनते। इम्तियाज़ भाई का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुग्गे, मैं कविता शुरू करता हूँ। सुग्गे जो कि रंगे हुए हैं सदियों से प्रेम के रंग में, सुग्गे जो कि रंगे हुए हैं सदियों से प्रेम के रंग में, वे भी तो दीवाने दिखाई देते हैं तुम्हारे ख्वाब के। ख्वाब तुम ही जो देखती हो, ख्वाब तुम ही जो देखती हो, कश्ती पर अपना माथा टेके या बादल को अपना तकिया बनाए। ख्वाब अब तुम ही जो देखती हो, कश्ती पर अपना माथा टेके या बादल को अपना तकिया बनाए या हारमोनियम को अपना स्वर देते। तुम जो भी गाती हो नींद में, तुम जो भी गाती हो नींद में, यक्षिणी भी तो वही गाती है। तुम जो भी गाती हो नींद में, यक्षिणी भी तो वही गाती है। तुम जो भी कहती हो नींद में, हवा भी तो वही कहती है। तुम जो भी लिखती हो नींद में, वह लिखाई दे भाषा हो जाती है। तुम जो भी लिखती हो नींद में, वह लिखा है। मेरी जान तुम नींद से जागो, मेरी जान तुम नींद से जागो, मेरा खोया हुआ खत तुमको मिल जाए। मेरी जान तुम नींद से जागो, मेरा खोया हुआ खत तुमको मिल जाए और मेरी नींद में मेरे देखे पूरे ख्वाब। शुक्रिया। खुर्शीद सहर साहब हैं, अयान खान साहब हैं और बाकी साथी हैं, सबका शुक्रिया। शीर्षक है मिट्टी। बस आवाज़ ठीक है? क्या मैं बाजीगरी का काम जानता हूँ?
क्या मैं बाजीगरी का काम जानता हूँ? मैं बगैर हीला हवाले पूछने वाले को एक घर बनाकर दिखा दूंगा। क्या मैं बाजीगरी का काम जानता हूँ? मैं बगैर हीला हवाला पूछने वाले को एक घर बनाकर दिखा दूंगा। एक दरिया, एक दरख्त, एक कश्ती। शुक्रिया। एक दरिया, एक दरख्त, एक कश्ती, एक प्रेम करने वाली लड़की, एक सफ़ेद रंग का घोड़ा भी। एक सफ़ेद रंग का घोड़ा भी। ऐसा करते हुए हाथ की सफाई या नज़र का धोखा नहीं करूँगा। ऐसा करते हुए हाथ की सफाई या नज़र का धोखा नहीं करूँगा, ना कोई झूठ कहूँगा। जादू दिखाने वाला आदमी कभी कोई झूठ कहता कहाँ है? जादू दिखाने वाला आदमी कभी कोई झूठ कहता कहाँ है? झूठ न कहने वाली बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। झूठ। वालेकुम अस्सलाम सरफराज साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कुछ पंक्तियाँ ऊपर से शुरू करता हूँ। ऐसा करते हुए हाथ की सफाई या नज़र का धोखा नहीं करूँगा, न कोई झूठ कहूँगा। जादू दिखाने वाला आदमी कभी कोई झूठ कहता कहाँ है? झूठ ना कहने वाली यह बात मुझे पिता ने सिखाई थी। झूठ ना कहने वाली बात मेरे पिता ने सिखाई थी। मेरे पिता एक बाजीगर थे। मेरे पिता एक बाजीगर थे जो अपनी बाजीगरी दिखाते हुए खपड़ा, सुराही, देगची बना लेते, बैठने के लिए चबूतरा बना लेते। मेरे पिता एक बाजीगर थे जो अपनी बाजीगरी दिखाते हुए खपड़ा, सुराही, देगची बना लेते, बैठने के लिए चबूतरा बना लेते। कुम्हार पिता। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। कुम्हार पिता जादू मंतर का यह काम बस मिट्टी से करके दिखाते। कुम्हार पिता जादू मंतर का यह काम बस मिट्टी से कर कर दिखाते, और मिट्टी का मोल बस पिता जानते थे। और मिट्टी का मोल बस पिता जानते थे। कुम्हार पिता जादू मंतर का यह काम बस मिट्टी से करके दिखाते, और मिट्टी का यह मोल बस पिता जानते थे। मिट्टी का यह मोल कोई राजा, कोई सेनापति जान भी तो नहीं सकता। मिट्टी का यह मोल कोई राजा, कोई सेनापति जान भी तो नहीं सकता। कई दोस्त जुड़े हैं। अज़हर रसूल साहब हैं, कैसर जैदी साहब हैं, अयान ख़ान साहब हैं, खुर्शीद सहर साहब हैं। आप सभी का ममनून हूँ कि आप सब लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं पर कुछ कमियां हो तो ज़रूर इशारा कर देंगे। मेरी अगली कविता है जिसका उन्वान है कठफोड़वा। कठफोड़वा। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं है हमारे ख्वाब का। अर्पण भाई भी जुड़ गए हैं, स्वागत है अर्पण भाई, बहुत शुक्रिया। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं है हमारे ख्वाब का, और यह पक्षी कभी के मिजाज का होता है विद्रोही। कठफोड़वा कल्पना का पक्षी नहीं है हमारे ख्वाब का, और यह पक्षी कभी के मिजाज का होता है विद्रोही, और यह बटोही होता है इस पेड़ से उस पेड़ का। और यह बटोही होता है इस पेड़ से उस पेड़ का, कभी बटोही होता है इस रास्ते से उस रास्ते का। कठफोड़वा बटोही होता है इस पेड़ से उस पेड़ का, कभी बटोही होता है इस रास्ते से उस रास्ते का। कोई बहेलिया, कोई चिड़ीमार इसका शिकार नहीं करता। कोई बहेलिया, कोई चिड़ीमार इसका शिकार नहीं करता। सत्ताधिकारी भी कभी का शिकार करने से घबराता है। सत्ताधिकारी भी कभी का शिकार करने से घबराता है। सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है। शुक्रिया। सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है, जिस तरह कठफोड़वा अपनी लंबी चोंच से पेड़ को छेद सकता है। सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है, जिस तरह कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ को छेद सकता है। यही वजह है सत्ता न कठफोड़वा को यही वजह है कि सत्ता न कठफोड़वा के पक्ष में रहती है न कवि के। यही वजह है कि सत्ता न कठफोड़वा के पक्ष में रहती है न कवि के। लिहाजा मैं कवि से ज़्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ। लिहाजा मैं कवि से ज़्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ, ताकि हर तानाशाह की आरक्षित कुर्सी के पाँव छेद सकूँ। यही वजह है कि सत्ता कठफोड़वा के पक्ष में नहीं
रहती है न कवि के, और यह एक ऐसा इतिहास है जिसे कोई कभी बदलना नहीं चाहेगा। मैं फिर से कुछ पंक्तियाँ ऊपर से सुनाता हूँ आप सभी मित्रों को। सत्ताधारियों को मालूम है कि कभी संसद की दीवार को छेद सकता है, जिस तरह कठफोड़वा अपनी लंबी चोंच से पेड़ को छेद सकता है। यही वजह है सत्ता न कठफोड़वा के पक्ष में रहती है न कवि के, और यह एक ऐसा इतिहास है जिसे कोई कभी बदलना नहीं चाहेगा। और यह ऐसा इतिहास है जिसे कोई कभी बदलना नहीं चाहेगा, लिहाजा मैं भी कवि से ज़्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ। ताकि हर तानाशाह के आरक्षित कुर्सी के पांव छेद सकूं। कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी। शुक्रिया वंदना जी, स्वागत है, बहुत शुक्रिया। कविता सुनेंगी, अच्छी पसंद आए तो दाद देंगी। लिहाजा मैं भी कवि से ज़्यादा कठफोड़वा होना चाहता हूँ, ताकि हर तानाशाह के आरक्षित कुर्सी के पांव छेद सकूं। कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी, कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी। कुर्सी से ज़्यादा तानाशाह का चेहरा डरावना होता है। कितनी डरावनी होती है तानाशाह की कुर्सी। कुर्सी से ज़्यादा तानाशाह का चेहरा डरावना होता है। किसी ड्रैकुला, किसी पिशाच के चेहरे से भी ज़्यादा डरावना। किसी पिशाच के चेहरे से भी ज़्यादा डरावना। और कठफोड़वा हर डरावने चेहरे को छेद सकता है। और कठफोड़वा यानी कवि हर डरावने चेहरे को छेद सकता है। एक और कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है प्रकाश मणि प्रबोध हमारे छोटे भाई हैं, वो भी जुड़ गए हैं। प्रकाश भाई का स्वागत है। प्रकाश भाई, 2-3 कविता मैं पढ़ चुका हूँ, और यह कविता जिसका शीर्षक है राग, 5 छोटे छोटे चित्र हैं। तो उसका पहला चित्र है राग। पहला चित्र है, मैंने तीली जलाई माचिस की। मैंने तीली जलाई माचिस की, तीली की ज़रा सी रोशनी ने आग का गीत ईजाद किया। मैंने तीली जलाई माचिस की, और तीली की ज़रा सी रोशनी ने आग का गीत ईजाद किया। तीली की वही आग मेरे भीतर बची है उस सूरज के भी। तीली की वही आग मेरे भीतर बची है उस सूरज के भी। चंद्रमा खुश है जो मैं राग छेड़ रहा हूँ उसकी आभा में बैठकर। चंद्रमा खुश है जो मैं राग छेड़ रहा हूँ उसकी आभा में बैठकर। मेरे जैसा कवि भी तो एक रागी ही ठहरा। मेरे जैसा कवि भी तो एक रागी ही ठहरा, इस गाने वाले चंद्रमा की तरह। इस गाने वाले चंद्रमा की तरह। प्रकाश भाई, बहुत शुक्रिया। पटना कभी आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। राग शीर्षक का दूसरा टुकड़ा है, आज घर के दरवाज़े की रंगाई की। आज घर के दरवाज़े की रंगाई की, खिड़की पर पड़ी हुई धूल को हटाया। आज घर के दरवाज़े की रंगाई की, खिड़की पर पड़ी हुई धूल को हटाया। उसमें चुप्पी नहीं मिली उसमें चुप्पी नहीं मिली अनंत दिवसों की छुपी हुई। उसमें चुप्पी नहीं मिली अनंत दिवसों की छुपी हुई। दरवाज़े की खिड़की की खास धुन। दरवाज़े की खिड़की की खास धुन बची हुई है मेरे घर के हर कोने में। दरवाज़े की खास धुन बची हुई है अब भी मेरे घर के हर कोने में। तीसरी छोटी सी कविता है, राग का टुकड़ा है छोटा सा। शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया। मेरी ही दस्तक है जो अंतरिक्ष में तैर रही है। मेरी ही दस्तक है। विभूतिदा मेरे अग्रज हैं, और मुझे लगता है कि बीच में पाठ रोक कर उनका स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे बड़े भाई हैं और सचमुच के बड़े भाई हैं, और मैंने और विभूति जी ने बरसों बरस साथ बिताए हैं। विभूतिदा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हैं यहाँ पर, इसकी मुझे बेहद खुशी है। आपका फिर से आभार। तीसरा टुकड़ा इसका फिर से मैं सुनाता हूँ। मेरी ही दस्तक है जो अंतरिक्ष में तैर रही है। मेरी ही दस्तक है जो अंतरिक्ष में तैर रही है, और यह अंतरिक्ष के लिए नए पर्व के आने जैसा है। और यह अंतरिक्ष के लिए नए पर्व के आने जैसा है। इस समय को कभी समय बनाता। इस समय को कभी समय बनाता। चौथी कविता है राग की। कांधे पर मेरे गाने वाली चिड़िया आ बैठी है।
कांधे पर मेरे गाने वाली चिड़िया आ बैठी है, मुझे मीठी आवाज़ का गवैया जानकर। कांधे पर मेरे गाने वाली चिड़िया आ बैठी है, मुझे मीठी आवाज़ का गवैया जानकर। बरसात की उमस भाग रही है पेड़ से, मेज़ से, कुर्सी से। बरसात की उमस भाग रही है पेड़ से, मेज़ से, कुर्सी से, चिड़िया का मधुर गान सुनकर। चिड़िया का मधुर गान सुनकर। एक और छोटा सा टुकड़ा है इसी सिलसिले का, अंतिम है, 5वां टुकड़ा है। कौन है जो मेरे घर के बाहर, कौन है जो मेरे घर के बाहर गाए जा रहा है गीत अनथक। कौन है जो मेरे घर के बाहर गाए जा रहा है गीत अनथक। पर्दा हटाकर बाहर देखा, पर्दा हटाकर बाहर देखा, तुम्हारे पैरों की आहट थी। कौन है जो मेरे घर के बाहर गाए जा रहा है गीत अनथक। पर्दा हटाकर देखा, तुम्हारे पैरों की आहट थी। अपने लिए मेरे ही घर में जगह खोजती हुई, अपने लिए मेरे घर में जगह खोजती हुई। शुक्रिया, जितने साथी जुड़े हैं सभी का बेहद शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मैं कुछ और कविताएं आप सबको सुनाऊं, चूँकि समय काफ़ी है। एक और कविता है जिसका रंजीत कुमार भाई, बहुत शुक्रिया कि छोटे छोटे टुकड़े आपको पसंद आए। एक और अगली कविता है, कैसर जैदी साहब भी जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं अगली कविता है जिसका उन्वान है चाय छलनी। चाय हम लोग पीते हैं और कविता है चाय छलनी पर। रंजीत कुमार भाई देखेंगे चाय छलनी। इस बात की कोई शंका नहीं, इस बात की कोई शंका नहीं, चाय पहले आई होगी पृथ्वी पर, पीछे पीछे आई होगी चाय छलनी। इस बात की कोई शंका नहीं, चाय पहले आई होगी पृथ्वी पर, पीछे पीछे आई होगी चाय छलनी। मौका कोई हो, मौका कोई हो, हर कोई चाय की कथा सुनाना चाहता है। मौका कोई हो, हर कोई चाय की कथा सुनाना चाहता है, और वाचक छलनी की भूमिका को छुपाता रहा है अपने हर पाठ में। और वाचक छलनी की भूमिका को छुपाता रहा है अपने हर पाठ में। चाय चाही हुई चीज़ होती है हमेशा, चाय चाही हुई चीज़ होती है हमेशा, इच्छित होती है, कामना की हुई होती है। वहीं छलनी आदमी के जीवन चरित्र में अवांछित होती है, अनपेक्षित होती है। वहीं चाय छलनी आदमी के जीवन चरित्र में अवांछित होती है, अनपेक्षित होती है। और आदमी का क्या है इम्तियाज़ भाई, और आदमी का क्या है, उसके लिए उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अप्रिय होती हैं। और आदमी का क्या है, उसके जीवन में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अप्रिय होती हैं। ऐसी चीज़ों की फहरिस्त लंबी होती है, ऐसी चीज़ों की फहरिस्त लंबी होती है। फहरिस्त को उलट पुलट कर देखें तो उसमें स्त्री के दिन नहीं होते, बस स्त्री की रातें होती हैं। और आदमी का क्या है, उसके लिए उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अप्रिय होती हैं। ऐसी चीज़ों की फहरिस्त लंबी होती है। फहरिस्त को उलट पुलट कर देखें तो उसमें स्त्री के दिन नहीं होते, बस स्त्री की रातें होती हैं। स्त्री भी तो बस कोई चीज़ भर होती आई है, स्त्री भी तो बस कोई चीज़ भर होती आई है। रातों को रंगीन करने वाली, दिन को हसीन करने वाली, स्वार्थ साधने वाले हर आदमी के नज़दीक। स्त्री भी तो बस कोई चीज़ होती आई है, रातों को रंगीन करने वाली, दिन को हसीन करने वाली, स्वार्थ साधने वाले हर आदमी के नज़दीक। ठीक उसी तरह एक चाय वाले की फहरिस्त में छलनी का योगफल निकालना चाहें, ठीक उसी तरह एक चाय वाले की फहरिस्त में छलनी का योगफल निकालना चाहें तो वहाँ बस उसकी चाय का जोड़ मिलेगा, तो वहाँ बस उसकी चाय का जोड़ मिलेगा, चाय छालने वाली छलनी का नहीं। ठीक उसी तरह एक चाय वाले की फहरिस्त में छलनी का योगफल निकालना चाहें तो वहाँ बस उसकी चाय का जोड़ मिलेगा, चाय छालने वाली छलनी का कुछ नहीं। एक और छोटी सी कविता है, इम्तियाज़ भाई देखेंगे और जो दोस्त लोग देख रहे हैं सब लेकिन जो एक कवि होता है वो कभी नाउम्मीद नहीं होता है। उसी नाउम्मीदी के ख़िलाफ़ यह कविता है जिसका उन्वान है अभी मुसाफिर आने बंद नहीं हुए। फैज़ रोशनी थोड़ी कम हो गई, अभी मुसाफिर आने बंद नहीं हुए इसकी मोबाइल की।
कम हो गया, नहीं बढ़ाओ बस दोस्तों, जरा सी थोड़ी सी बाधा आई थी नेटवर्क की। जी शुक्रिया। हाँ ठीक है। कविता है, अभी मुसाफिर आने बंद नहीं हुए। देखेंगे, कविता छोटी सी है लेकिन बहुत पसंद आएगी आप सभी मित्रों को। अभी मुसाफिर आने बंद नहीं हुए, अभी समुंदर में मछलियाँ कम नहीं हुई। अभी मुसाफिर आने बंद नहीं हुए, अभी समुंदर में मछलियाँ कम नहीं हुई। अभी अखबारों में अच्छी खबरें आनी बंद नहीं हुई। अभी अखबारों में अच्छी खबरें आनी बंद नहीं हुई। अभी लोगों ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा। अभी लोगों ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा। अभी प्रेम के लिए जगह बची हुई है। अभी प्रेम के लिए जगह बची हुई है। अभी पानी में रात का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अभी प्रेम के लिए जगह बची हुई है। अभी पानी में रात का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अभी वृक्ष बचे हुए हैं, पक्षी भी, धूप भी, दूब भी, पत्तियां भी। अभी वृक्ष बचे हुए हैं, पक्षी भी, धूप भी, दूब भी, पत्तियां भी, उसकी देह की आभा भी, सुगंध भी, मेरा अनुरोध भी। अभी वृक्ष बचे हुए हैं, पक्षी भी, धूप भी, दूब भी, पत्तियां भी, उसकी देह की आभा भी, सुगंध भी, मेरा अनुरोध भी। न शरीर को सजाना संवारना छोड़ा गया है। न शरीर को सजाना संवारना छोड़ा गया है। न जलप्रपात के संग केली करना, न पतंग उड़ाना। न शरीर को सजाना संवारना छोड़ा गया है, न जलप्रपात के संग केली करना, न पतंग उड़ाना। अभी शायरी छोड़ी नहीं गई है, न मुखालफत। खुर्शीद भाई, अभी शायरी छोड़ी नहीं गई है, न मुखालफत। हथियारों ने हमें मारने की लाख कोशिशें की। हथियारों ने हमें मारने की लाख कोशिशें की, लेकिन हम मरे नहीं, मरे नहीं, मरे नहीं। एक और कविता है, आज के हालात पर है। उन्वान है उदास समय की कविता। रंजीत भाई बहुत शुक्रिया। अता सर का स्वागत है। अता सर देख रहे हैं और बहुत शुक्रिया अता सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कविता है उदास समय की कविता। यह एक उदास समय है, यह एक उदास समय है मेरे समय के हर बीज के लिए, मेरे समय के हर पौधे के लिए। यह एक उदास समय है मेरे समय के हर बीज के लिए, मेरे लिए। कारण यह है कि आज मैं, मेरी उदासी का मूल कारण यह है कि आज मैं तीसी के खेत से गुजरा। का मूल कारण यह है कि आज मैं तीसी के गोल बीज को लट्टू की तरह नचाने की मेरी ख्वाहिश मरी हुई मिली। उदासी का आलम यह है, मेरी उदासी का मूल कारण यह है कि आज मैं तीसी के खेत से गुजरा और उसके गोल बीज को लट्टू की तरह नचाने की मेरी ख्वाहिश मरी हुई मिली। सुमन, मेरे जैसे बंजारे आदमी की उदासी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। सुमन भाई, मेरे जैसे बंजारे आदमी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ किसी को खुश करती है। मेरे जैसे बंजारे आदमी की उदासी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी कर्तव्यगिरी भी तो अब कहाँ किसी को खुश कर पाती है। या अब मैं चाकू छुरी बेचने कहाँ पहुँचता हूँ टोले मोहल्ले। या मैं अब चाकू छुरी बेचने कहाँ पहुँचता हूँ टोले मोहल्ले। यह भी कोई कहाँ मानने को राज़ी है कि मैं एक कर्तव्य आदमी हूँ। फिर से कुछ पंक्तियाँ मैं शुरू से पढ़ता हूँ। मेरे जैसे बंजारे की उदासी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे जैसे बंजारे की उदासी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी कर्तव्यगिरी भी अब कहाँ किसी को खुश करती है। या अब मैं चाकू छुरी बेचने कहाँ पहुँचता हूँ मोहल्ले टोले। यह भी कोई कहाँ मानने को राज़ी है कि मैं कर्तव्य आदमी हूँ। यह भी कहाँ कोई मानने को राज़ी है कि मैं कर्तव्य आदमी हूँ। अब कर्तव्य के नाम पर मेरे मुल्क का हाकिम अपना कर्तव्य दिखाता है। अब कर्तव्य के नाम पर मेरे मुल्क का हाकिम अपना कर्तव्य दिखाता है। उसका कर्तव्य दूषित है, निंदनीय है, तब भी तालियां उसी के लिए बजती हैं। अब कर्तव्य के नाम पर मेरे मुल्क का हाकिम अपना कर्तव्य दिखाता है। उसका कर्तव्य दूषित है, निंदनीय है,
तभी तालियां उसी के लिए बजती हैं। अगर वह युद्ध के लिए हथियार खरीदता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह युद्ध के लिए हथियार खरीदता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह चीन को अपनी ज़मीनें दे देता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह युद्ध के लिए हथियार खरीदता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह चीन को अपनी ज़मीनें दे देता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह एयरपोर्ट बेच देता है, स्टेशन बेच देता है तब तालियां बजती हैं। अगर वह मेरे सुख को, मेरे जीवन को बेच देता है तब तालियां बजती हैं। अगर वो मेरे सुख को, मेरे जीवन को बेच देता है तब तालियां बजती हैं। एक बंजारे का दायित्व एक बंजारे का दायित्व है कि वह हाकिम की ओर मुंह करके अपनी बातें कहे। एक बंजारे का यह दायित्व है कि वह हाकिम की ओर मुंह करके अपनी बातें कहे, मगर आपका दायित्व बस इतना भर रह गया है कि हाकिम के हाँ में हाँ मिलाएं। एक बंजारे का दायित्व इतना है कि वह हाकिम की ओर मुंह करके अपनी बातें कहे, मगर आपका दायित्व बस इतना भर रह गया है कि हाकिम के हाँ में हाँ मिलाएं। जबकि मेरी उदासी कविता ही मेरी ताकत है। जबकि मेरी उदासी की कविता ही मेरी ताकत है, मेरे दुख को, मेरी खिन्नता को भगाने के लिए। एक बंजारे का दायित्व है कि वह हाकिम की ओर मुंह करके अपनी बातें कहे, मगर आपका दायित्व बस इतना भर रह गया है कि हाकिम के हाँ में हाँ मिलाएं। जबकि मेरी उदासी तक लयबत कहती है कि मैं हाकिम की हाकिमी से मानने इनकार करूं। जबकि मेरी उदासी लयबत कहती है कि मैं हाकिम की हाकिमी मानने से इनकार करूं। अब मेरी उदासी की कविता ही मेरी ताकत है, मेरे दुख को, मेरी खिन्नता को भगाने के लिए। अब मैं तीसी के गोल बीज को लट्टू की तरह नचाता हूँ और लोहे से औजार बनाने का अपना काम शुरू करता हूँ। शुक्रिया। जितने साथी हैं, सुमन कुमार भाई हैं, सरफराज अहमद साहब हैं, इम्तियाज़ भाई लगातार हैं। उम्मीद है कि अच्छा मैं अपनी कुछ और कविताएं ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है, एक ताज़ा कविता है बिल्कुल, जिसका शीर्षक है दल घोटनी। दल घोटनी जो हमारे घरों में रहती आई है शुरू से, तो उस दल घोटनी को प्रतीक बनाकर यह कविता मुकम्मल हुई है। देखेंगे कि यह प्रयोग कैसा है। दल घोटनी। दादी दल घोटनी से दाल को रगड़ कर बारीक करती हैं। दादी दल घोटनी से दाल को रगड़ कर बारीक करती हैं। माँ तक यही करती देखी जा सकती हैं अपने रसोई घर में। दादी दल घोटनी से दाल को रगड़ कर बारीक करती हैं। माँ तक यही करती देखी जा सकती हैं अपने रसोई घर में। घर में दल घोटनी है तो उम्मीद बची होती है। घर में दल घोटनी है तो उम्मीद बची होती है कि प्यास और भूख दोनों मिटाई जा सकती है। घर में दल घोटनी है तो उम्मीद बची होती है कि प्यास और भूख दोनों मिटाई जा सकती है, भुने हुए चने, जौ आदि को पीसकर बने सत्तू पीकर। घर में दल घोटनी है तो उम्मीद बची होती है कि प्यास और भूख दोनों मिटाई जा सकती है, भुने हुए चने, जौ आदि को पीसकर बने सत्तू पीकर। दल घोटनी बहुत सारे घरों की दीवार पर फ्रेम में टंगी देखी जा सकती है। आज के हालात में यही है, दल घोटनी हमारे घर से गायब है, लेकिन गांव घर में अब भी है, और मेरे घर में तो अब भी दल घोटनी है। घर में दल घोटनी है तो उम्मीद बची होती है कि प्यास और भूख दोनों मिटाई जा सकती है, भुने हुए चने, जौ आदि को पीसकर बने सत्तू पीकर। दल घोटनी बहुत सारे घरों की दीवार पर फ्रेम में टंगी देखी जा सकती है अब किसी अजूबे की तरह। दल घोटनी बहुत सारे घरों की दीवार पर फ्रेम में टंगी देखी जा सकती है अब किसी अजूबे की तरह। तब भी उदास नहीं है दल घोटनी कि बंजारन के घर में दाल नहीं है, फिर भी वह बची हुई है जिस तरह से कि बेलना है आटा नहीं है रहने के बाद भी। दल घोटनी बहुत सारे घरों की दीवार पर फ्रेम में टंगी देखी जा सकती है अब किसी अजूबे की तरह। तब भी उदास नहीं है दल घोटनी कि बंजारन के घर में दाल नहीं है, फिर भी वह बची है जिस तरह से कि बेलना आटा नहीं रहने के बाद भी बचा है। दादी ने तो एक दफ़ा घर घुसाए चोर को दल घोटनी से मार मार कर भगा दिया था। और माँ बताती हैं
कि एक बलात्कारी को तो उन्होंने उसी गलघोटनी से हरा दिया था। और माँ बताती हैं कि एक बलात्कारी को उन्होंने उसी गलघोटनी से हरा दिया था। पिता भी एक कथा बाँझते रहते हैं अपने खाली समय में। पिता भी एक कथा बाँझते रहते हैं अपने खाली समय में कि लंबी यात्रा पर जाते हुए उनकी माँ गलघोटनी भी दे देती थीं। पिता भी एक कथा बाँझते रहते हैं अपने खाली समय में कि लंबी यात्रा पर जाते हुए उनकी माँ गलघोटनी भी दे देती थीं, यह सोचकर कि संकट में हथियार की तरह काम आएगी बेटे के। यह सोचकर कि संकट के समय हथियार की तरह काम आएगी बेटे के, क्या वाकई एक हथियार साबित हो सकती है गलघोटनी? क्या वाकई एक हथियार साबित हो सकती है गलघोटनी? जब दादी ने कहा है, माँ ने कहा है, पिता ने भी कहा है। जब दादी ने कहा है, माँ ने कहा है, पिता ने भी कहा है, तो यह बात झूठी नहीं हो सकती है शब्द के कारखाने में। क्या वाकई एक हथियार साबित हो सकती है गलघोटनी? जब दादी ने कहा है, माँ ने कहा है, पिता ने भी कहा है, तो यह बात झूठ नहीं हो सकती शब्द के कारखाने में। दादी के, माँ के, पत्नी के, बहन के हाथों, दादी के, माँ के, पत्नी के, बहन के हाथों गति पाने वाली इस गतिहीन गलघोटनी को मैं किसी धारदार हथियार की तरह कमर से बांधता हूँ। दादी के, माँ के, पत्नी के, बहन के हाथों गति पाने वाली इस गतिहीन गलघोटनी को मैं किसी धारदार हथियार की तरह कमर से बांधता हूँ और निकल पड़ता हूँ संसद की तरफ बेखटक, जहाँ से लिए जाते हैं, जहाँ बस जनता के विरुद्ध फैसले लिए जाते हैं। कई कविताएं हुई हैं और कई मित्र लगातार हैं। एक और कविता, चलिए, बारिश का मौसम है तो मैं बारिश शीर्षक एक कविता सुना देता हूँ आप सभी को। आज के हालात पर मेरी सारी कविताएं होती हैं, प्रतीक जो भी रहे, गलघोटनी रहे, राग रहे या बारिश हो। तो देखेंगे, बारिश कविता है। बारिश कितनों को कांपने पर मजबूर कर देती है। बारिश कितनों को कांपने पर मजबूर कर देती है, मिट्टी के बने घर को, घर की तरफ जाते कमज़ोर रास्तों को। बारिश कितनों कर देती है, मिट्टी के बने घर को, जो रास्तों को, दरख्तों को, दरियाओं को, कश्तीबानी करने वालों को। बारिश का एक हारना भी होता है, यह बात उस रिक्शे वाले ने बड़ी बेबाकी से कही। बारिश का एक मतलब हारना भी होता है, यह बात उस रिक्शे वाले ने बड़ी बेबाकी से कही, अपने रिक्शे को मेरी मंजिल की तरफ बढ़ाते, जिसका ठिकाना पुराना पड़ चुका बस उसका रिक्शा है। जिसका ठिकाना पुराना पड़ चुका बस उसका रिक्शा, जो बारिश के दिनों में भीगने से नहीं बचा सकता है। जिसका ठिकाना पड़ चुका बस उसका रिक्शा, बारिश के दिनों में भीगने से नहीं है, ना उसको, ना उसकी सवारी को, ना उसमें लगे टायर। बारिश का एक मतलब हारना भी होता है, बेबाकी से कही, अपने रिक्शे को मेरी मंजिल की तरफ बढ़ाते, जिसका ठिकाना पुराना पड़ चुका बस उसका रिक्शा है, जो बारिश के दिनों में भीगने से नहीं बचा सकता, ना उसको, ना उसकी सवारी को, ना उसमें लगे टायर को। मुझे पता नहीं बारिश कौन से अच्छे काम करती है। मुझे पता नहीं बारिश कौन से मेरी पतंग को मार गिराती है। बारिश मेरी पतंग को मार गिराती है, मेरी खत को गीला कर देती है। मुझे पता नहीं बारिश कौन से अच्छे, चलिए, ठीक है। बादल पर है कविता, शीर्षक है बादल भी तो बंजारा है। बादल भी तो बंजारा है। बादल की कर्तव्यगिरी मुझे भौंचक करती रहती है। बादल की कर्तव्यगिरी मुझे भौंचक करती रहती है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम। अच्छा, आगे ठीक, चलिए। अपना बिहार है, नेटवर्क आता जाता रहता है, आप सबको थोड़ी परेशानी हुई होगी। मैं अपनी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है बादल भी तो बंजारा है,
फिर से सुनाता हूँ आप सभी को। ठीक है, अब नेटवर्क आ गया है। बादल भी तो बंजारा है, फिर से सुना रहा हूँ और सुनेंगे। थोड़ी मेरी कविता गंभीर होती है तो हो सकता है आप सबको थोड़ी परेशानी हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कविता अपनी बात कहती है और गंभीरता से कहती है। बादल भी तो बंजारा है, बादल की कर्तव्यगिरी मुझे भौंचक करती रहती है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम मुझे भौंचक करता रहता है। कोई एक ऐसा दिन तुम बतला दो, कोई एक ऐसा दिन तुम बतला दो, जब मैं बादल के साथ नहीं था, तुम्हारी पटकथा को बाँचते हुए। बादल की कर्तव्यगिरी मुझे भौंचक करती रहती है, जिस तरह तुम्हारा प्रेम मुझे भौंचक करता रहता है। कोई एक ऐसा दिन तुम बतला दो, जब मैं बादल के साथ नहीं था, तुम्हारी कथा को बाँचते हुए। जब मैं बादल के साथ नहीं था, तुम्हारी कथा को बाँचते हुए, या मैं किसके सिरहाने बैठा रहता हूँ, जबकि एक बंजारे के पास बैठने के लिए कुछ ही पल तो होते हैं, जीवंत और जादुई। या मैं किसके सिरहाने बैठा रहता हूँ, जबकि एक बंजारे के पास बैठने के लिए कुछ ही पल तो होते हैं, जीवंत और जादुई। फिर जब बंजारा मेरे जैसा हो तो उसको, फिर जब बंजारा मेरे जैसा हो तो उसको फुर्सत कहाँ होती है बादल का पानी समेटने से। फिर जब बंजारा मेरे जैसा हो तो उसको फुर्सत कहाँ होती है बादल का पानी समेटने से। शुक्रिया सभी मित्रों का। बादल भी तो एक बंजारा है मेरी तरह, बादल भी तो बंजारा है मेरी तरह, हमेशा यहाँ से वहाँ आवाजाही करता। बादल भी तो बंजारा है मेरी तरह, हमेशा यहाँ से वहाँ आवाजाही करता। तब भी बादल और बंजारे की यह उपमा, तब भी बादल और बंजारे की यह उपमा तुमने अपनी नज़्म के लिए बचा कर रख ली है। तब भी बादल और बंजारे की यह उपमा तुमने अपनी नज़्म के लिए बचा कर रख ली है। जो नज़्म मेरे लिए लिखोगी तुम उस रोज़, जो नज़्म तुम मेरे लिए लिखोगी उस रोज़, जब मैं नाच गा रहा हूँगा अपने बंजारे दिनों को, जब मैं नाच गा रहा हूँगा अपने बंजारे दिनों को। एक और कविता देखते हैं। चलिए ढूंढते हैं फिर से। अच्छा, एक कविता है, हाँ चलिए, थोड़ी सी आज के हालात पर फिर एक कविता है निकल आई है, जिसका उन्वान है मसनद पर बैठे हाकिम वक्त के बारे में। मसनद पर बैठे हाकिम वक्त के बारे में। मसनद पर बैठा हाकिम वक्त बस फ़ोटो में हंसता दिखता है। यह कविता आप सभी दोस्तों से गंभीरता खोजती है। मसनद पर बैठा हाकिम वक्त बस फ़ोटो में हंसता दिखता है, या लाल किले पर भगवा साफ़ा पहने। मसनद पर बैठा हाकिम वक्त बस फ़ोटो में हंसता दिखता है, या लाल किले पर भगवा साफ़ा पहने, या ट्विटर पर या सेल्फी में या न्यूज़ में, या ट्विटर पर या सेल्फी में या न्यूज़ में। बाकी बचे समय में वह तैर रहा होता है, बाकी बचे समय में वह तैर रहा होता है उस पानी में जिसमें खून मिला होता है। बाकी बचे समय में वह तैर रहा होता है उस पानी में जिसमें खून मिला होता है, अकारण मार दिए गए आदमियों का, अकारण मार दिए गए आदमियों का, जो मारे गए और जिस हत्यारे के हाथों मारे गए, जो मारे गए और जिस हत्यारे के हाथों मारे गए, उस हत्यारे के खिलाफ अब कोई गवाही नहीं देता। जो मारे गए और जिस हत्यारे के हाथों मारे गए, उस हत्यारे के खिलाफ अब कोई गवाही नहीं देता। हाकिम वक्त अच्छी तरह से जानता है, हाकिम वक्त अच्छी तरह से जानता है कि अब सच्ची गवाही सुनी कहाँ जाती है। हाकिम वक्त अच्छी तरह से जानता है कि अब सच्ची गवाही सुनी कहाँ जाती है, अदालत में किसी मुंसिफ के सामने। हाकिम वक्त अच्छी तरह से जानता है कि अब सच्ची गवाही सुनी कहाँ जाती है, अदालत में किसी मुंसिफ के सामने। गवाही सुनी जाती तो कोई आदमी, गवाही सुनी जाती तो कोई आदमी लिंचिंग में काहे मारा जाता।
गवाही सुनी जाती तो कोई आदमी लिंचिंग में काहे मारा जाता, दंगे में भीड़ में काहे मारा जाता, सड़क पार करते हुए काहे मारा जाता, बलात्कारी से लड़की को बचाते हुए काहे मारा जाता, या ठग से अपने घर को बचाने में काहे मारा जाता। हाकिम वक्त अच्छी तरह से जानता है कि अब सच्ची गवाही सुनी कहाँ जाती है, अदालत में किसी मुंसिफ के सामने। गवाही सुनी जाती तो कोई आदमी लिंचिंग में काहे मारा जाता, दंगे में भीड़ में काहे मारा जाता, सड़क पार करते हुए काहे मारा जाता, बलात्कारी से लड़की को बचाते हुए काहे मारा जाता, या ठग से अपने घर को बचाने में काहे मारा जाता, या ठग से अपने घर को बचाने में काहे मारा जाता। हाकिम वक्त यह बात भी अच्छी तरह से जानता है। हाकिम वक्त यह बात भी अच्छी तरह से जानता है कि जिस मसनद पर बैठा हुआ है अरसे से वह तो निर्जीव है हर तरह से, हर लिहाज से। हाकिम वक्त यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जिस मसनद पर वह बैठा हुआ है अरसे से वह तो निर्जीव है हर तरह से, हर लिहाज से। सजीव बस वही है अपने मुल्क के सारे रंगों में। सजीव बस वही है अपने मुल्क के सारे रंगों को बस खून के रंग में हंसी खुशी घोलता हुआ। हाकिम वक्त यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जिस मसनद पर वह बैठा हुआ है अरसे से वह तो निर्जीव है हर तरह से, हर लिहाज से। सजीव बस वही है अपने मुल्क के सारे रंगों को बस खून के रंगों में हंसी खुशी घोलता। तभी अब पूरी सजीवता से टीवी पर हाकिम वक्त के नाम को जपा जाता है। तभी अब पूरी सजीवता से टीवी पर हाकिम वक्त के नाम को जपा जाता है और टीवी पर ही फैसला सुनाया जाता है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मार डाला जाएगा। और टीवी पर ही फैसला सुनाया जाता है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मार डाला जाएगा। हाकिम वक्त के हर जुर्म का, हर खतरनाक खेल का लेकिन, हर खतरनाक खेल का लेकिन गवाह वह मसनद है जिस पर कि हाकिम वक्त लदा होता है अपने हर खाली वक्त में। हाकिम वक्त के हर खेल का लेकिन गवाह वह मसनद है जिस पर कि हाकिम वक्त लदा होता है अपने हर खाली वक्त में। मसनद में न लोहा है, न पत्थर है, न पानी है। मसनद में न लोहा है, न पत्थर है, न पानी है। गवाही देगा तब भी मसनद ही किसी रोज़ मसनद ही हाकिम वक्त के खिलाफ खुद को लोहा पानी पत्थर बनाते। हाकिम वक्त के खिलाफ खुद को लोहा पानी पत्थर बनाते। इम्तियाज़ भाई, इजाज़त है और कविताओं का, या अब समय तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है एक कविता और सुना देता हूँ और उसके बाद इस पाठ का अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से दोस्त लोग हैं। एक अंतिम कविता मेरी है इम्तियाज़ भाई, आखिरी कविता है, शीर्षक है एक ख़राब दुनिया के बारे में। चूँकि विश्व को आप देखें, पूरे विश्व के हालात को देखें, अमेरिका को देखें, इज़राइल को देखें, या अपने मुल्क को देखें, या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखें और मुल्कों को देखें, तो आप महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि दुनिया की हालत जो है बहुत ख़राब हो रही है इन दिनों। तो उसी ख़राब हालत के बारे में है, एक ख़राब दुनिया के बारे में। लेकिन उम्मीद है कि हम इस ख़राब दुनिया को अच्छी दुनिया बनाकर रहेंगे या बचा कर रखेंगे। तो देखेंगे, अंतिम कविता है आप सभी मित्रों को, एक ख़राब दुनिया के बारे में। सच में यह दुनिया कितनी ख़राब है, तनाव से भरी हुई है। सच में यह दुनिया कितनी ख़राब है, तनाव से भरी हुई है। लोग चिड़ियों को मार देते हैं, अपने बच्चों की जान ले लेते हैं। सच में यह दुनिया कितनी ख़राब है, तनाव से भरी है। लोग चिड़ियों को मार देते हैं, अपने बच्चों करने वाले अफसोस तक जाहिर नहीं करते, और ऐसा करने वाले अफसोस तक जाहिर नहीं करते। एक आदमी किसी की ज़मीन छीन लेता है, दूसरा आदमी किसी के बदन से कपड़े उतार लेता है। एक आदमी किसी की ज़मीन छीन लेता है, दूसरा आदमी किसी के बदन से कपड़े उतार लेता है।
तीसरा आदमी किसी की तंगहाली का मजाक उड़ाता है। तीसरा आदमी किसी की तंगहाली का मजाक उड़ाता है। चौथा आदमी इन सारी घटनाओं पर तालियां बजाता है। चौथा आदमी इन सारी घटनाओं पर तालियां बजाता है, जो बस हास्य का विनोद का कारण है। जो सच्चा इतिहास है, हमारे पुरखों का इतिहास रहा है और हमारे देश की मिट्टी को अपने खून से, अपने लहू से सींचा है, मिट्टी को आज़ादी दी। उस इतिहास को आज के जो हालात हैं या आज की जो विचारधारा है, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानती। तो उसी की तरफ इशारा है। जो सच्चा इतिहास है, बस हास्य का विनोद का कारण है। जो झूठा इतिहास है, स्टेशन से लेकर शहर के नाम बदलने तक का, वही अब ध्वजारोहण की असल वजह है राष्ट्राध्यक्ष के लिए। जो सच्चा इतिहास है, वह बस हास्य का विनोद का कारण है। जो झूठा इतिहास है, स्टेशन से लेकर शहर के नाम बदलने तक का, वही अब ध्वजारोहण की असल वजह है राष्ट्राध्यक्ष के लिए। एक औरत ज़रा सी बात के लिए ब्लाउज फाड़ लेती है। एक औरत ज़रा सी बात के लिए ब्लाउज फाड़ लेती है, तो दूसरी अपनी साड़ी, तो तीसरी अपना पेटीकोट। यही ख़राब समय है। एक औरत ज़रा सी बात के लिए ब्लाउज फाड़ लेती है, तो दूसरी अपनी साड़ी, तो तीसरी अपना पेटीकोट। चौथी औरत अपनी पूरी देह उघाड़ लेती है सबके सामने। जो माँ बच्चे को जन्म देते हुए न भूलने वाली पीड़ा से गुजरती है। एक औरत ज़रा सी बात के लिए ब्लाउज फाड़ लेती है, तो दूसरी अपनी साड़ी, तो चौथी औरत अपनी पूरी देह उगाड़ लेती है सबके सामने। जो माँ बच्चे को जन्म देते हुए ना भूलने वाली पीड़ा से गुजरती है, उसका वही बच्चा बड़ा होकर अधिक बड़ी पीड़ा देता है खुश होकर। जो माँ बच्चे को जन्म देते हुए ना भूलने वाली पीड़ा से गुजरती है, उसका वही बच्चा बड़ा होकर अधिक बड़ी पीड़ा देता है खुश होकर। आदमी की आदत है कि हर बुरे काम को अपना अच्छा काम मानते हुए करता है। आदमी की आदत है कि हर बुरे काम को अपना अच्छा काम मानते हुए करता है। आदमी पेड़ को काटता है, पहाड़ को काटता है, स्त्री को काटता है। आदमी की आदत है हर बुरे काम को अपना अच्छा काम मानते हुए करता है। आदमी पेड़ को काटता है, पहाड़ को काटता है, स्त्री को काटता है और इस कार्य को अपने भीतर की दुर्भावना नहीं मानता। आदमी पेड़ को काटता है, पहाड़ को काटता है, स्त्री को काटता है और इस कार्य को अपने भीतर की दुर्भावना नहीं मानता। जब दुनिया पल पल इतनी ख़राब होती जा रही है, जब दुनिया पल पल इतनी ख़राब होती जा रही है, ऐसे में हम जब दुनिया पल पल इतनी ख़राब होती जा रही है, ऐसे में हम यही मानकर चलें कि एक रोज़ जिस पेड़ को हम आसानी से मारते आए हैं, जब दुनिया पल पल इतनी ख़राब होती जा रही है, ऐसे में हम यह भी मानकर चलें कि एक रोज़ जिस पेड़ को हम आसानी से मारते आए हैं या जिस चिड़िया को फुर्सत से मारते आए हैं, वही पेड़ हमारी भी हत्या करे या वही चिड़िया हमारा भी खून करे, तो हम अपनी हत्या का मातम नहीं मनाएंगे संसद में बैठकर। कविता का अंत इसी तरह से है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ और आप सबसे इजाज़त लूँगा। जब दुनिया पल पल इतनी ख़राब होती जा रही है, ऐसे में हम यह भी मानकर एक रोज़ जिस पेड़ को हम आसानी से मारते आए हैं या जिस चिड़िया को फुर्सत से मारते आए हैं, वही पेड़ हमारी भी हत्या करे, वही चिड़िया हमारा भी खून करे, तो हम अपने हत्या का मातम नहीं मनाएंगे संसद में बैठकर। तो दोस्तों, मेरी कुछ कविताएं थीं। उम्मीद है कि चूँकि मैं मंचे नहीं हूँ, तो मेरा पाठ बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और मेरे अंदर थोड़ी साहस की कमी भी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जिन मित्रों ने मुझे सुना, जिन अग्रजों ने मुझे सुना, उन सबको मैं फिर से सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ और आप सभी दोस्तों का शब खैर करता हूँ। इम्तियाज़ भाई ने और दानिश भाई ने जिस तरह से मुझे दावत दी है, उसका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शब खैर, खुश आमदीद।